कोरोना की मार लगातार देश भर में जारी है और कल देखिए 1.25 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। किस राज्य का क्या हाल है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भारत में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। 24 घंटे में देश में 1,78,938 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 145 लोगों की मौत हुई है। हालांकि संक्रमण को मात देकर 46,441 लोग रिकवर भी हुए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस बढ़कर 2,02,259 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,388 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 15,351 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 12 लोगों के इस दौरान कोरोना से मौत हुई है। हालांकि मुंबई में टेस्टिंग कम होने से 3 दिन बाद नए केस में 4% की कमी आई है। मुंबई में 19,474 नए केस मिले हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 24,287 नए मामले दर्ज हुए हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,922 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। बात यूपी की करें तो यहाँ पर 7,695 नए मरीज मिले हैं और 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यूपी में एक हफ्ते के अंदर नए मामलों में 1300% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो दिल्ली में संक्रमण बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में सख्तियां भी बढ़ रही हैं। आज फिर से डीडीएमए की मीटिंग होगी, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 22,751 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कोरोना से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 15,49,730 हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 17 मरीजों की कोरोना से जान गई है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा अब 25,160 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में अभी पॉजिटिविटी रेट 23.5% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,189 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में इस समय कोरोना के 60,733 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे वर्चुअल होने वाली इस बैठक में केजरीवाल सरकार कुछ और पाबंदियां लगाने का फैसला ले सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक कोरोना ने कहर ढा दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना की चपेट में आम ही नहीं, खास लोग भी आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं कोर्ट के 3,000 कर्मचारियों में से 150 कर्मचारियों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। उधर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं संसद के 400 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राज्यसभा सचिवालय ने आवाजाही पर रोक लगा दी है। अब तक लोकसभा के 200, राज्यसभा के 65 और संबंधित सेवाओं से जुड़े 133 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। एक तरफ तो कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं, तो दूसरी ओर यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह संक्रमण सर्दी, जुकाम और बुखार से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो क्या दिल्ली और मुंबई वासियों को 15 जनवरी तक कोरोना की पीक देखनी होगी? हमने एक एक्सपर्ट से खास बातचीत की है, सुनिए। कोरोना के बढ़ते केस का ग्राफ इस बार सेकेंड वेव को भी पार कर सकता है। तीसरी लहर के दौरान रोज 4 से 8 लाख तक केस आ सकते हैं। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने दावा किया है कि अगले हफ्ते दिल्ली में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि तीसरी लहर में ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हमारा आकलन अभी जो कहता है कि इस बार डेल्टा वेव से भी अधिक केसेस हो सकते हैं। अधिकतम डेल्टा वेव में 4,10,000 के आसपास हुए थे और हो सकता है, संभावना इसकी काफी है कि उससे भी अधिक केसेस इस बार हो। इसकी अधिकतम स्तर हमारे आकलन के हिसाब से जनवरी के अंत में कभी होगी। लेकिन इसमें एक अच्छी जो बात यह है कि इस वेव में अधिकतर जो केसेस हैं वो बहुत हल्के बीमारी करने वाले हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि लोगों के अंदर से इम्यूनिटी है। डॉक्टर अग्रवाल ने रिसर्च के आधार पर कहा है कि दिल्ली और मुंबई में 15 जनवरी तक पीक आ सकता है। वहीं कोरोना के खात्मे के लिए आज से देखिए बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो रही है। तैयारियां क्या हैं? रिपोर्ट आपके सामने है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो रही है। आज से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज
यानी कि प्रिकॉशन डोज लगेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लेने के लिए नए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 खुराक ली है वे सीधे किसी भी वैक्सीन सेंटर में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर जाकर अपना नंबर लगा सकते हैं। दिल्ली में बूस्टर डोज लगाने के लिए तैयारियां हो चुकी है। उधर चुनाव वाले राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर अब नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन प्लेटफॉर्म पर फिर लागू करने की तैयारी में है और यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लौट में जल्द आप रहिए टाइम्स नाउ मैं भारत के साथ। तो कोरोना के कहर से पूरा देश दो चार हो रहा है। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर क्या नई खबर है, आपको दिखाते हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। 24 घंटे में देश में 1,78,938 नए मामले सामने आए हैं। 145 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,388 नए मामले सामने आए हैं। 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सिर्फ मुंबई में 19,474 केस मिले हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,922 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में 7,695 नए मरीज मिले हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 22,751 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 17 मरीजों की कोरोना से जान गई है। दिल्ली में अभी पॉजिटिविटी रेट 23.53% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,179 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज डीडीएमए की अहम बैठक होने वाली है। बैठक दोपहर 12 बजे होगी। इसमें सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते केस का ग्राफ इस बार सेकेंड वेव को भी पार कर सकता है। तीसरी लहर के दौरान रोज 4 से 8 लाख तक केस आ सकते हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने दावा किया है कि अगले हफ्ते दिल्ली में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि तीसरी लहर में ज्यादा नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर अग्रवाल ने रिसर्च के आधार पर कहा है कि दिल्ली और मुंबई में 15 जनवरी तक पीक आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं कोर्ट के 3,000 कर्मचारियों में से 150 कर्मचारियों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं संसद के 400 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राज्यसभा सचिवालय ने आवाजाही पर रोक लगा दी है। अब तक राज्यसभा के 65, लोकसभा के 200 और संबंधित सेवाओं से जुड़े 133 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो रही है। आज से हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज लगेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 खुराक ली हैं, वे सीधे किसी भी वैक्सीन सेंटर में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर जाकर अपना नंबर लगा सकते हैं। दिल्ली में बूस्टर डोज लगाने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। उधर चुनाव वाले 5 राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर नहीं लगेगी। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लागू करेगा और यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। आपको बता दें कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर लगाने को लेकर पूरे देश में सियासत चल रही है और विपक्षी पार्टियां पहले से ही इसका विरोध कर रही थी। कोरोना केस के तेजी से बढ़ने के बाद पीएम मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई मीटिंग में प्रधानमंत्री ने बच्चों के वैक्सीन ड्राइव को तेज करने के लिए कहा है। साथ ही पीएम ने निर्देश दिया कि जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं, उन राज्यों में टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ ही अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने का निर्देश दिया। किशोरों के साथ सोमवार से शुरू हो रही फ्रंट लाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सतर्कता डोज लगाने के अभियान को
वैक्सीनेशन मोड में पूरा करने को कहा। राज्यों में कोरोना के हालातों पर चर्चा के लिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इस बीच आज दोपहर 3:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यों के साथ बैठक करेंगे। इस मीटिंग में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ही दादर, नगर हवेली, दमन और दीव के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में पीएम मोदी राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए कई निर्देश दे सकते हैं। इसके साथ ही इस मीटिंग में मोदी राज्यों में होने वाले वैक्सीनेशन को भी बढ़ाने की बात कर सकते हैं। और देश की राजनीति में आज क्या हलचल देखने को मिल सकती है, देखिए रिपोर्ट। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सीजेआई की बेंच के सामने उठाया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी को अपना काम रोक देने को कहा था। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के वक्त सुरक्षा में चूक के मामले पर सियासत और तेज होती जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी से बात की तो बीजेपी भड़क गई है। चन्नी के इस बयान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने पीएम की सिक्योरिटी जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी को ब्रीफ किया। पात्रा ने पूछा कि सीएम ने ऐसा क्यों किया? क्या प्रियंका गांधी किसी संवैधानिक पद पर हैं जो उन्हें जानकारी दी गई? पीएम सिक्योरिटी को लेकर प्रियंका गांधी का क्या रोल है? यूपी विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। आज बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी चुनाव समिति की बैठक लखनऊ में बुलाई है। 24 सदस्यीय इस समिति की बैठक में पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। उसके साथ साथ कोरोना काल में चुनाव प्रचार को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, संजीव बालियान समेत कई नेता शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में होने वाली बीजेपी की बैठक आज शाम 4 बजे होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करके एक पैनल तैयार किया जाएगा। दिल्ली में कोर ग्रुप में पैनल के नामों पर चर्चा की जाएगी और आखिर में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार 14 जनवरी से नामांकन शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। इसके बाद 10 मार्च को चुनाव परिणाम आएंगे। यूपी में पहले चरण के नॉमिनेशन से पहले समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में है। आज एसपी प्रमुख अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ एक अहम बैठक करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज होने वाली इस बैठक में आपसी सामंजस्य और सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। बताया ये भी जा रहा है कि लखनऊ में होने वाली इस मीटिंग में परिवार के कई और लोग भी शामिल होंगे। इस बीच अखिलेश के गठबंधन के साथ ही ओपी राजभर ने बड़ा दावा किया है। राजभर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और बीजेपी नेता दया शंकर सिंह समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद जल्द ही पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अधिकारियों को हटाने की मांग की है। एसपी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को उनके पद से हटाने की मांग की है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष की इस मांग पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को चुनाव में अपनी जमीन बचानी है। अब देखना ये होगा कि आयोग क्या फैसला लेता है। और ये थी सियासत से जुड़ी कुछ आज की बड़ी खबरें। अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सेना ने हसनपुरा इलाके में 2 आतंकियों को मार गिराया है। दरअसल जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के हसनपुरा में आतंकियों को घेर लिया था और फिर एनकाउंटर के दौरान 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ करीब 8 घंटे तक चली। मारे गए
आतंकियों की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन जारी है। रविवार दोपहर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने शाम को संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मौसम खराब होने और अंधेरा होने के कारण गांव से आने जाने के सभी रास्ते सील कर दिए गए। इस बीच रात लगभग 1 बजे सुरक्षा बलों की घेराबंदी तोड़कर भागने के प्रयास में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। घनी आबादी वाला इलाका होने के कारण सुरक्षा बल एहतियात बरत रहे थे। आशंका है कि घटनास्थल पर कुछ और भी आतंकी मौजूद हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल अब तक मारे गए 13 आतंकियों में 7 इसी इलाके में मारे गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांस्टेबल ने अपनी मूंछों के लिए पुलिस की नौकरी को कुर्बान कर दिया। भोपाल में एक कांस्टेबल को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने अपनी मूंछें कटवाने से मना कर दिया था। इसको लेकर बाकायदा निलंबन आदेश भी जारी किया गया है। कांस्टेबल राकेश राणा पुलिस में ड्राइवर का काम करते थे। चेकिंग के दौरान पाया गया कि सिपाही राकेश राणा के बाल बढ़े हुए हैं और मूंछें भी लंबी है। ऐसे में सिपाही राकेश राणा को बाल और मूंछों को ठीक तरह से कटवाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद सिपाही ने मूंछों और बालों को कटवाने से इनकार कर दिया। और अब बात आपके अपने राज्य की। ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने और शादी करने के नाम पर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिला शामिल हैं। पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक महिला की बच्ची खेलते हुए घर से गायब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की और इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के लोग नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर हरियाणा ले जाते थे, जिसके बाद उन्हें कुछ पैसों के लालच में बेच दिया जाता था। राजस्थान के दौसा में किसानों ने तीनों कृषि कानून रद्द होने का जश्न मनाया। इस सभा के दौरान कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और सरकारी गाइडलाइंस की जरा भी परवाह नहीं की गई। सभा में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे और गाने का कार्यक्रम चल रहा था। इस सभा में किसान नेता योगेंद्र यादव समेत कई लोग शामिल हुए थे। यहाँ कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ, मगर जिले के अफसर मुख्य दर्शक बने रहे। राजस्थान में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक गांव के इलाके में 100 और शहरी इलाके में 50 लोगों को ही एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति है। तो देश की बड़ी खबरों पर आपने नजर डाला। अब दुनिया भर से बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इराक में हुए चुनावों के बाद रविवार को यहां संसद के पहले सत्र का आयोजन किया गया। इराक में जारी तनाव के बीच संसद के पहले दिन उधेड़-बुन चालू रही। इराक में चल रहे संसद सत्र के दौरान संसद का नेतृत्व करने वाले शख्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि सत्र के दौरान स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। सदन के इस सत्र में इस बात पर भी चर्चा हुई कि आखिर इराक में अलग अलग गुटों के बीच कब तक तनाव जारी रहेगा और वहां के लोगों को अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुनने का मौका कब मिलेगा। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबान के लड़ाकों ने एक परेड का आयोजन किया। इस परेड में अमेरिका में बने ट्रक भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने ये ट्रक अफगानिस्तान की आर्मी को दिए थे, जिन पर बाद में तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ तालिबानियों ने अफगानिस्तान के चर्चित प्रोफेसर को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर फजुल्ला जलाल पर आरोप है कि सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। ऑस्ट्रेलिया में नोवाक जोकोविच को हिरासत में लेने के विरोध में बेलग्रेड में रैली निकली। इस रैली में जोकोविच के परिवार वालों के साथ साथ उनके कई समर्थक भी मौजूद थे। नोवाक जोकोविच के मामले को लेकर आज अदालत में सुनवाई होगी। जोकोविच का वीजा पिछले हफ्ते मेलबर्न हवाई अड्डे पर आने के बाद रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद वह 4 दिन से रिफ्यूजी सेंटर में है। जानकारी के मुताबिक अब जोकोविच को इस मामले में आज होने वाली सुनवाई का इंतजार है। इस सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा कि जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल खेल पाएंगे या फिर उन्हें यहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अब हम आपको प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं सबूत के साथ। लगातार हम सबूत रख ही रहे हैं आपके सामने। अब जो चिट्ठी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसके बाद पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ये बिल्कुल नहीं कह पाएगी कि प्रधानमंत्री को सड़क के द्वारा जाना है। इस बाबत हमारे पास जानकारी केंद्र से नहीं आई थी। दरअसल पंजाब सरकार को पंजाब पुलिस को चिट्ठी लिखी गई थी। डीजीपी ने ग्रीन सिग्नल दिया था। चिट्ठी का एक एक शब्द आप देखिए।
टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे बड़ा सबूत। एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच बैठक की एक्सक्लूसिव जानकारी। परत दर परत खुल रहा है पंजाब सरकार का झूठ। टाइम्स नाउ नवभारत पर 3 जनवरी की चिट्ठी एक्सक्लूसिव। एसपीजी डायरेक्टर और पंजाब पुलिस को भेजी गई थी चिट्ठी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक में सच झूठ का खेल। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस एक बार फिर बेनकाब हो गई है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच हुई बैठक से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। साथ ही टाइम्स नाउ नवभारत के पास वो चिट्ठी है जो इस बैठक के बाद 3 जनवरी को एसपीजी के डायरेक्टर और पंजाब के पुलिस अधिकारियों को भेजी गई थी। इस चिट्ठी में सिलसिलेवार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे, रूट और हर संभावित रूट का विस्तार से जिक्र है। साथ ही इससे जुड़े हुए पंजाब पुलिस को दिए गए निर्देश भी दर्ज हैं। यानी पंजाब सरकार ये कहे कि पीएम का सड़क मार्ग से रूट 2 घंटे पहले तय हुआ था, इसलिए तैयारी नहीं हो पाई, तो ये 100% झूठ और मनगढ़ंत है। हम आपको 3 जनवरी की चिट्ठी को शब्दशः दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपका ये जान लेना जरूरी है कि ये चिट्ठी किसने किसको लिखी। एसपीजी के आईजी सुरेश और एडीएसआईबी विवेक कुमार ने ये चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी डायरेक्टर एसपीजी, आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर, डीसी फिरोजपुर और एसएसपी फिरोजपुर के नाम ये चिट्ठी लिखी गई। अब सवाल यह है कि जानकारी किस किस के पास थी। इसकी भी फहरिस्त काफी लंबी है। डीजीपी पंजाब, एडीजीपी इंटेलिजेंस पंजाब, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब, एडीजीपी सुरक्षा पंजाब, आईजीपी सीआई पंजाब, डीआईजीपी फिरोजपुर रेंज और एडीडी एसआईबी अमृतसर को प्रधानमंत्री के दौरे की हर डिटेल की जानकारी थी। अब वो सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी जो सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, वो है एसपीजी की चिट्ठी का मजमून। एसपीजी की चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है, वीवीआईपी के लिए वैकल्पिक रूट का सर्वे हो, वैकल्पिक रूट को सेक्टर में बांटा जाए, वैकल्पिक रूट पर पर्याप्त फोर्स तैनात हो, अप्रोच रोड पर जरूरत हो तो ट्रैफिक पर रोक लगाई जाए, पीएम का काफिला बिना किसी रुकावट के निकले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वीवीआईपी रूट में कोई गाड़ी खड़ी ना हो, सड़क से बाधा को हटाने के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। वीवीआईपी रूट पर इंटरसेप्टर और क्यूआरटी की तैनाती आवश्यक है। चौराहों पर ट्रैफिक को रोका जाए, लोगों को सेफ डिस्टेंस पर रोका जाए। वैकल्पिक रूट पर सिक्योरिटी रिहर्सल पहले से ही पूरे कर लिए जाएं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो। प्रधानमंत्री के रूट पर किसी भी गाड़ी की पार्किंग नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के फिरोजपुर तक पहुंचने की हर जानकारी पंजाब के हर बड़े पुलिस अधिकारी के पास थी। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर थे और पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर खतरा नहीं था। हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री चन्नी ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि वो भी बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान की फितरत ही पूरी तरह आतंकी है। मुख्यमंत्री चन्नी की एक बात और हैरान करने वाली है, वो ये कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर सवाल उठ रहे हैं और वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर रिपोर्ट प्रियंका गांधी वाड्रा को दे रहे हैं। न जाने वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, वो महज कांग्रेस की महासचिव हैं। पीएम को लेके बड़ी वो चल रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि हुआ है। 3 मेंबरी कमेटी भी आई है। इसको किस तरह से देखते हैं आपकी जो हुआ है घटनाक्रम, क्या हुआ है ये? अरे मैं फिर कह रहा हूँ, पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। और वो बिल्कुल सेफ थे, उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया, तो इसमें क्या है। लेकिन आपके ही कुछ नेता कह रहे हैं कि बहुत अरे वो चलता है ये सब कुछ। आपकी सोनिया गांधी जी से बात हुई कुछ? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। बीजेपी ने
मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी साझा करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। सवाल पूछा है कि आखिर किस प्रावधान के तहत उन्होंने संवेदनशील मामले पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जानकारी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी साहब ने खुद कहा है कि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा के चूक का विषय है, इस मसले में उन्होंने प्रियंका वाड्रा जी से बात की है। प्रश्न उठता है कि आखिरकार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे? ये तो प्रियंका वाड्रा जी का विषय नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अर्थात किसी संवैधानिक पोजीशन पे तो नहीं है। तो स्वाभाविक है आज देश की जनता जानना चाहती है कि इतने गंभीर मसले पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक परिवार के, एक पार्टी के, एक साधारण नेत्री को इस विषय में क्यों ब्रीफ कर रहे थे? Why was it a compulsion to keep Priyanka Vadra in loop as far as the security of Prime Minister is concerned? This is a very serious issue, and we firmly believe that the Gandhi family should come out clean on this. इस पूरे मसले में गांधी परिवार को अपनी सफाई देनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा गांधी जी कौन से ऐसे पद पर हैं कि जो अति गोपनीय सूचना प्रधानमंत्री जी के विजिट के बारे में थी, उसकी सूचना प्रियंका वाड्रा गांधी जी को दी जाए। गांधी परिवार की जी हजूरी कांग्रेसियों की है मजबूरी। और दुख की बात यह है, मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक होते थे। चन्नी जी जो मुख्यमंत्री हैं, संविधान के तहत उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो प्रियंका वाड्रा गांधी से अति गोपनीय सूचना साझा करते हैं। ये चिंताजनक है। कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव हैं, इसलिए उनको जानकारी देने में कोई गलत बात नहीं है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। अगर प्रियंका गांधी को उन्होंने बताया है तो इसके अंदर कोई गलती नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत हो गई है कि वो हर बात पे सवाल या निशान लगा देते हैं। अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि गांधी परिवार के कहने से ही सिक्योरिटी में चूक हुई है। कांग्रेस प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, जबकि एसपीजी के साथ हुई बैठक के बाद मिले निर्देशों का पालन करने में पंजाब पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे कुछ और खबरों के साथ आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।